देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा नेता विनोद मिश्रा ने गुंडागर्दी करने वाले गुंडों को चेतावनी देते हुए ललकारा, सुधर जाओ वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले में अपने जान की बाजी लगाकर आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ने वाले और उसका हिसाब कराने वाले और फांसी पर लटकवाने वाले जांबाज देश के रक्षक मंगेश नाइक के कार्यक्रमों द्वारा मलाडपुर वीर सावरकर मैदान के नूतनीकरण और सुशोभीकरण के भूमि पूजन का उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर नगर सेवक व मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने वार्ड क्रमांक 43 के विकास के कार्यों में रुकावट डालने वाले विपक्ष के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया करते हुए वार्ड में गुंडागर्दी करने वाले गुंडों को चेतावनी देते हुए ललकारा है कि सुधर जाओ वरना जेल जाने के लिए तैयार रहो। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर वीर सावरकर मैदान के भूमि पूजन के दौरान किसने क्या कुछ कहा। तसंच माझ्या मुलीचा प्रोजेक्ट आहे आणि विनोद मिश्रा सरांनी याच्यासाठी खूप मेहनत घेतलेली आहे। विनोद मिश्रा मनापासून आभार मानतो। 26/11/2008 उस वक्त मैं डीबीमर पुलिस स्टेशन में कार्यरत था और हमें रात को 9:35 के आसपास वायरलेस मैसेज मिला। ब्रिटिश स्टेशन, कामाशबेल, रंग भवन, होटल ओबेरॉय, ताज नरीमन हाउस, कैपी लियोपोल्ड, ऐसे बहुत जगह फायरिंग से बॉम्ब मारना चालू है। वापिस थोड़ी देर के बाद मैसेज फ्लैश हो कि ये लोग ज्यादा क्राउड है, ज्यादा भीड़ है, उधर फायरिंग कर रहे हैं। तो हम उधर हमारी गिरगांव चौपाटी पे तुरंत पुलिस वैन लेके गए और उधर गिरगांव चौपाटी के पूरा परिसर है, उधर 3-3.5 हजार के ऊपर क्राउड रहता है। उधर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो उधर हमारी टूरिज्म गाड़ी पूरा चौपाटी घुमा के पब्लिक को अनाउंसमेंट करके बोले कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए क्योंकि बहुत जगह फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट चल रहे हैं। ऐसा करके हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटे में खाली किया और गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन उधर नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह किया, मरीन लाइन से मलबरी जाने वाला रूट है वो हम लोगों ने नॉर्थ टोटल डबल बैरिकेड से बंद किया था और एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की सब चेक कर रहे थे और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है। तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापिस बैरिकेड क्लोज, ऐसे की गाड़ी चेक करते करते बराबर 12:15 12:30 के आसपास हमारे कंट्रोल से एक मैसेज मिला कि एक स्कॉडा गाड़ी NS रोड से आ रही है। तो हम लोगों ने और नाकाबंदी तेज की और वो गाड़ी बराबर 12:30 के आसपास हमें स्पीड से आते समय दिखाई दी। गाड़ी का स्पीड इतना था और उसने देखा पुलिस का नाकाबंदी चालू है तो उसने बराबर 40-50 स्पीड में गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, स्क्रीन शॉट चालू थी। तो हमें अंदर कितने लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों ने उनको आवाज दिया कि आप गाड़ी के नीचे उतर जाइए, गाड़ी के लाइट बंद कीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। उस सीधा गाड़ी स्पीड से हमारी तरफ लेके आए, हम तुरंत पीछे हट गए और उसने तुरंत सामने जाने वाला रूट तो बंद है तो उसने तुरंत यू टर्न मारा। आने वाले रूट से जाने के लिए उसने यू टर्न मारा, लेकिन यू टर्न मिला बैठल है और इतना हाइट पे एक रोड डिवाइडर है। तो रोड डिवाइडर पे गाड़ी टच हुआ, जैसा टच हुआ तो जो कार ड्राइव कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल, आतंकवादी अबू इस्माइल, और लेफ्ट में अजमल कसब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने पुलिस पकड़ेंगे इसके लिए उसने तुरंत फायरिंग स्टार्ट किया। तो हमारे भास्कर करम साहब वैसे मैसेज मिला था कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं और गाड़ी में बहुत सामान भरा है, AK-47, हैंड ग्रेनेड। तो वो हिसाब से वो सामने पिस्टल पहले चेंबर लोड करके रखा था। जैसा अबू इस्माइल ने फायरिंग तो उसके बावजूद भी अबू इस्माइल है वो नीचे झुक के AK-47 ऊपर कर रहे हैं। तो हमारे हेमंत माधव सर उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया और उसको वही जख्मी किया। तो इनका राइट साइड में करो चलो तो हम भी लेफ्ट साइड में थे। लेफ्ट साइड में टुकड़ा उमले वही सोनी चल के हम लोगों ने कसम का डोर ओपन करके उसका कॉलर पकड़ के हम लोग खींच रहे तो कसम ने हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने डोर ओपन करके उसको बोला बाहर होने का इशारा किया। तो उसने ऐसा मुंडी हिलाया, थोड़ा घूमा, उसके पैर के बीच में AK-47 था। तो डोर ओपन था तो उसने तुरंत डोर के बाहर जंप किया और उसके साथ ही AK-47 आया और तुरंत घूम के AK-47 ऊपर कर रहे हैं। फिर हमारे ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने 3 लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो टुकड़ा उमले उनके सामने बैरल आया,
जो गोली बाहर निकलते उसको बैरल बोलते हैं। तो ओमले साहब ने उसका बैरल ही पकड़ा, ओमले साहब के बाजू में मैं उसका हाथ पैर दबा के रखा और सोनी ने उसका गर्दन दबा के रखा। वो ऐसे भी कंडीशन में हमको नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं ना, ड्रग्स इंजेक्शन लेते हैं, उससे उसको 2-3 लोग को तो भारी पड़ता है, उनको ताकत आता है, एनर्जी मिलता है। और वो हिसाब से उसने डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ के रखा था, उसने ताकत से हाथ पीछे किया और वापिस स्टेकर में हाथ डाला। स्टेकर में हाथ डाल के उसने स्टेकर खींचा तो ओमले साहब के सामने बैरल था। ओमले साहब को 6 राउंड फायर हुआ। ओमले साहब गिरने के बाद वो वैसे फायरिंग करते थे, उठ रहे हैं तो मैं सामने था, मैं नीचे झुक के उसको धक्का देके उसको गिराया और उसका जो गन था वही हाथ पकड़ के हाथ घुमाया और हाथ में जोर जोर से फटका मार रहे हैं, फिर भी उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था, इतना मजबूत पकड़ा था। और बाद में मैं उसका उंगली स्टेकर पे था तो मैं हाथ में फटका मारा तो मेरे साइड से 5-6 गोली ऐसा निकल गया। बाद में गन निकलने के बाद उसको हम लोगों ने इतना मारा, वो बेहोश पड़ा, फिर भी हम लोग मार रहे थे क्योंकि हमारे टुकड़ा मामले नीचे गिरे हुए थे और उनके सीने से खून आ रहा था। वो देख के हम कसब के ऊपर पूरा टूट बैठे थे, उसको कसम मार रहे थे। भारत माता की जय। उस वक्त हमारे संजय गोयल के साथ भागते और बोला, अरे रुको, मारो मत, एक तो जिंदा रहने दो। तो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन से देश का है, उसके साथ कौन कौन है और उसने किधर किधर बॉम्ब और फिट करके रखा है, अपने को मालूम पड़ेगा, इसके लिए उसको प्लीज मालूम है। तो हमने मारना रुक गया। तो उसके बाद में हम लोगों ने झटकी लिया, तो झटकी लेने के बाद पीछे पिस्टल एक भरा हुआ मिला। और मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे हाथ में खाली लाठी थी, ओनली विथ लाठी, विदाउट वेपन, विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट। और लाठी शस्त्र समझ के इधर से कुछ भी होने दो, लेकिन इनको इधर से जाने नहीं देना। भले इधर अपनी जान जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन अपना भारत देश बचना चाहिए। वो हिसाब से काम किया और ऑपरेशन हमारा सक्सेस हुआ। और आपको ये इतना मैं जरूर बताना चाहता हूँ, ये लोगों को हम लोग गिरगांव चौपाटी में नहीं रोकते थे तो आगे वो बहुत लोग की जान लेते थे, क्योंकि उनके गाड़ी में हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, एक्यूप्रेशन और ऐसा बहुत सामान मिला, लेकिन उनको रोका, इसलिए आगे होने वाला हादसा वो हुआ नहीं। ये कामगिरी की वजह से भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रपति शौर्य पदक गैलेक्सी अवार्ड दिया है और पुलिस महासंचालक उनका सम्मान दिया है। और अभी मुझे भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, उनके हाथ से भी अब्दुल हमीद पुरस्कार दिया है। इतना बोल के मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपकी इस वीर गाथा सुनकर आप रियल सैल्यूट के लायक हैं। हम सब आपको दिल से सैल्यूट करते हैं और भगवान करे आपकी सभी इच्छा ईश्वर आपकी पूरी करे। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे कार्य सम्राट नगर सेवक आदरणीय विनोद मिश्रा जी से। स्वतंत्र वीर सावरकर शहीद कामते। आज स्वतंत्र वीर सावरकर मैदान के सुशोभीकरण में और पास में ही शहीद कामते चौक उपस्थित है, उनको नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के योगायोग है कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने देश की आजादी के लिए आदमी का अगर 3 जन्म हुए, एवरेज आई 70 साल पकड़े, तो अगर 3 जन्म मिले, उतना जन्म ठेप की शिक्षा झेलने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर के मैदान के सुशोभीकरण में उनके आशीर्वाद से स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत माता के रक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी नहीं पीछे हटने वाले, प्राणों की बाजी लगा करके कसाब का हिसाब चुकता करने वाले, फांसी पे लटकाने का काम करने वाले जो मेन सूत्र है, प्रमुख सूत्र है, मंगेश नाइक जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही यह भी योगायोग है कि पंडित विष्णुकांत भेड़ा जी और हमारे आदरणीय पंडित महोदय लोगों के सानिध्य में जय श्री राम मंडल की तरफ से यहाँ पर विधिवत भूमि पूजन का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ और इसके आयोजन में जो प्रमुख भूमिका रही वार्ड के अध्यक्ष, हमारे पूरे वार्ड की टीम में नाम नहीं लेता हूं, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिक भाइयों और बहनों, और इसकी जब कल्पना की एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, लगना चाहिए कि कुछ बना है, इसमें दिन रात एक करने वाली आर्किटेक्ट मयूरी नाइक जी, उनके लिए भी तालियां बजाएं।
आप सब लोगों को पता है कि अभी कल ही कुछ लोगों ने बड़ा महामोर्चा निकाला था, माफी मांगो। अरे माफी किस बात की मांगो? मैं तो मानता हूं कि अगर माफी मांगना है, हमारे यहाँ के भी कुछ लबड़ गए होंगे, मैं उनसे पूछता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, वासुदेव बलवंत फडके, स्वतंत्र वीर सावरकर और शहीद कामते करगरे और नाई साहब जाबाजों की भूमि है। अरे तुमको क्या अधिकार है जिसने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया? जिस कांग्रेस का लाचार राहुल गांधी, वो तो मंदबुद्धि है, उसको अकल नहीं है। और राहुल गांधी बार बार स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान करता है और उसमें हमारे कुरार के कुछ लोग लाचार लोग जाते हैं मोर्चे में। क्या उनको आप खड़ा करने वाले हैं क्या? अरे उसके लिए माफी मांगना चाहिए थी उद्धव जी। और तुम्हारा वो संजय राउत रोज की नौटंकी, 10 बजे वाली नौटंकी, रोज की ड्रामा कंपनी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से पुरावा मांगता है। अरे उद्धव जी, उसके लिए माफी मांगना चाहिए था। लेकिन ये कुरार के लोग जो लोग गए थे, उनसे भी सवाल पूछने की जरूरत है कि आप स्वतंत्र वीर सावरकर मैदान में, जहां पर बाबा साहब आम्बेडकर उद्यान हो, जहां पर कामते चौक हो, जहां पे करकरे चौक हो, जहां एपीजे कलाम का स्टेचू है, वहां के लोगों को क्या, वहां के लोग ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? अरे उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। अरे 12 तारीख को जन्मदिन था शरद पवार जी का, उनके कितने चमचे, होर्डिंग देख लो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। उन्होंने जाणता राजा लिखा, जाणता राजा, देशाचे जाणते राजे। अरे काय तुमचा योगदान आहे? तुम्ही 3 जिल्हा पुरता आहेत, ना पार्टी आहेत, ना आमदार आहे, ना खासदार आहे, तुमचं काय योगदान आहे? तुम्ही कुठले जाणता राजा? देशात फक्त एकच जाणता राजा होता, तो आमचा छत्रपती शिवाजी महाराज होते। तुम्ही कुठले जाणता राजा? शरद पवार आणि त्यांची पार्टी आणि ते लोकांनी महाराजाचे अपमान केले। अरे उद्धवजी, तुम्ही त्याबद्दल माफी मागितली पाहिजे। तुमचे कालचे नेते सुषमाताई अंधारे थोडा तुमच्याबद्दल काय काय बोलत होती, तुमच्या मुलाबद्दल काय काय बोलत होती। त्यांनी बाळासाहेबांबद्दल काय बोलले की 85 वर्षाचे वयोवृद्ध, ते तलवार कसाला तुम्ही उचलता, तुमचा हात सडसडतो, तुमचा हात हलतो आहे, हे कुठल्याही शिवसैनिकला मंजूर नाही, आम्हालाही पण मंजूर नाही। तुम्हाला मंजूर आहेत का? उद्धवजी, ह्याबद्दल तुम्हाला माफी मागितली पाहिजे। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर का अपमान किया, महाराज एकनाथ का अपमान किया। कौन सी लाचारी है? क्यों नहीं निकालते हो? क्या मजबूरी है? उसके लिए माफी मांगना चाहिए था। अरे इनके मणिशंकर अय्यर हो, राष्ट्रवादी के नेता हो, मतलब पूछे नहीं लगता है। स्वतंत्र वीर सावरकर जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, पूरे जीवन को भारत माता के चरणों में लगा दिया, उसके लिए कुछ नहीं, तुम्हारा खून नहीं खोलता है। अरे तुमने, बाला साहब ठाकरे जी ने जिन लोगों को गाली दिया, जिन लोगों को बोला कि अगर जिस दिन कांग्रेस राष्ट्रवादी से मुझे सरकार बनाने का दिन आएगा, उस दिन मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। अरे तुमने मतदाताओं के साथ में धोखा किया, तुमने आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के विचारों से धोखा किया। जिस दर्जिन उस्मानी ने पूना में हिंदू समाज को गाली दिया है, भारत पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला, भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने वाला, अगर हिंदू समाज को गाली दिया, आपके मुख्यमंत्री रहते हुए दर्जिन उस्मानी यहां से कैसे गया? क्या लाचारी थी आपकी? क्यों कर रहे हो? उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। अरे आया कोविड का काल, आपने सरकार बनाया, फिर भी ठीक था। शिवसेना तो लोगों के लिए जानी जाती थी ना, बाला साहब की शिवसेना थी, आपने क्या बना दिया? जो पुलिस का जवान भारत माता
मानवता के रक्षण के लिए, अपने नागरिकों के रक्षण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने परिवार और अपने प्राण की परवाह न किया। मैं मंगेश नाइक जी की श्रीमती जी से बात कर रहा था, वो बोले, मैंने पूछा कि आपको कैसा डर नहीं लग रहा था? बोले नहीं, हमने तो मान लिया था कि जिस दिन पुलिस में भर्ती हुई है एक न एक दिन तो होगा ही। और जब मैंने इनसे आखिरी कॉल किया था नाइक साहब से, तो मैंने बोला था कि आप पीठ मत दिखाना, अगर दिखेगा मंगेश नाइक जी, आप पीठ मत दिखाना, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। अगर एक भी आतंकवादी दिखेगा तो उसके ये हमारे संस्कार है। अरे लेकिन उस पुलिस को तुमने क्या बनाया? पूरी दुनिया में स्कॉटलैंड से तुलना होने वाली पुलिस, उसको तुमने सचिन वजह की पुलिस बनाया। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पर बम रखने का षड्यंत्र उद्धव ठाकरे जी तुम्हारे नेतृत्व में पुलिस कर रही थी। जिसको सस्पेंड किया गया वो आपका नेता था, उसको बहाल आपने किया उद्धव ठाकरे जी, उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए था। और जिस मनसुख हिरेन के घर में हो हमने हत्या कर दिया, मतलब महाराष्ट्र का गृह मंत्री जेल में, वकील जेल में, कमिश्नर फरार, मुंबई पुलिस की तुमने वो वसूली पुलिस बना करके रखा था, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। अरे कोविड में लोग मर रहे थे, आप लोगों को एक दवाई नहीं दिए, आप इंजेक्शन नहीं दिए, वैक्सीनेशन नहीं दिए। आपने 3,500 करोड़ का आपने सिर्फ कोविड में घोटाला किया। आपने फायदा किसको पहुंचाया? 5 स्टार होटल को 50% उनका टैक्स माफ किया, 50% आपने कॉन्ट्रैक्टर की डिपॉजिट माफ किया, आपने होर्डिंग वाले व्यवसाय वाले को मदद दिया, कौन से गरीब को आपने फी भरा। अपने दिनोती के भी कुछ नेता डेलीगेशन लेके गए थे, बिजली माफ करो। पहचानो कौन से राष्ट्रवादी और शिवसेना के नेता थे? एक यूनिट भी बिजली माफ हो गया। अरे उसके लिए दिनोती के लोगों, तुम्हारे नेताओं को, विकास आघाड़ी के नेताओं को जो कल गए थे, उनको तो शर्म नहीं है? कम से कम तुम लोग तो माफी मांगो कि हमने इन पे भरोसा किया था, तुम्हारे साथ में धोखा किया। माफी मांगेंगे कि नहीं? आप माफी मंगवाएंगे कि नहीं? मतलब कितना। और आपने भरोसा किया और स्वतंत्र वीर सावरकर की भूमि में खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने, अगर आपका भाई, आपका बेटा नहीं रहता, ये 4,500 करोड़ लूटने का पाप इन्होंने षड्यंत्र कर लिया था। मैंने 4,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवाया उनकी सरकार रहते हुए। अभी भी फेरी चालू है। और मैं बोलता हूं, दावे से बोलता हूं कि जो लूटने वाले थे, कुछ के ऊपर जांच चालू है, कुछ लोग जेल के दरवाजे पे हैं, उनको एक एक पैसे का हिसाब उनके हलक से निकाल करके लेंगे। क्योंकि कुरार की धरती हम लोग मोदी जी के सफाई हैं। मोदी जी बोलते हैं कि हम खाएंगे भी नहीं, खाने देंगे भी नहीं। जनता पार्टी सोचिए ना, ये कौन लोग हैं? कैसे देश का चरित्र बदलता है, व्यक्ति बदलता है, चरित्र बदल जाता है। 1-2 घटना मैं बोलता हूं। क्योंकि मंगेश नाइक जी है, मैंने सुना, देखा, तो मुझे अपने आप में मेरे धमनियों का तो खून में दौड़ने लगा, उफान मारने लगा कि सोचिए, वही भारत, वही मुंबई, वही महाराष्ट्र, बस के अंदर बम ब्लास्ट होते थे, मंदिरों पे बम ब्लास्ट होते थे, पेट्रोल पंप पे बम ब्लास्ट होते थे, अयोध्या में बम ब्लास्ट होते थे, ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहे थे, सूरत में हो रहे थे, अहमदाबाद में हो रहे थे, कश्मीर में हो रहे थे। 2014 के बाद सरकार बदल गई, बम ब्लास्ट हुआ क्या? हुआ? कैसे बंद हो गया? तो क्या आपका साथ था? और कहीं पे बम ब्लास्ट हो जाता था, हमारे सैनिक मारे जाते थे। ये क्या बोलते थे? राष्ट्रवादी और भ्रष्टवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता, हम कड़ी निंदा करते हैं। मोदी जी ने दिखा दिया, अगर हमसे प्रेम से रहोगे तो हम इस्लामाबाद में आकर के आपका केक काटेंगे। अगर हमको आंख दिखाओगे, उरी में घुस करके उन्होंने हमारे 23 जवानों को मारा। हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके 300 लोगों को बालाकोट में मारा। ये मोदी जी का भारत है, ये आपके वोटों का भारत है। वही फौज है, वही सिपाही है। अभी कैसे बदल गया? आप लोगों को बिंदास मार रहे हैं। अरे मोदी जी तो बोलते हैं
कि हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ते भी नहीं। सोचो, करो, परसों बिलावल भुट्टो जितनी उसकी एज नहीं है उतनी उससे ज्यादा कहीं मोदी जी का कार्यकाल है समाज सेवा का, देश निर्माण का, उनके ऊपर सवाल उठाता है। और उसी समय कांग्रेस का पप्पू राहुल गांधी बोलता है हमारे सैनिक चाइना के जवानों से पीट रहे हैं। हमारे सब लोगों ने वीडियो देखा होगा कि हमारे जवान किस तरह से पीट रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया, मैं परसों ट्वीट भी किया कि ये मोदी जी का भारत है। ये सिर्फ कूटनीति में ही नहीं आगे है, जरूरत पड़ी तो कूटनी में भी आगे है। लेकिन हम तो बुद्धि को अकल नहीं है। मतलब बिलावल भुट्टे और राहुल गांधी का क्या संबंध है? उसके लिए उद्धव जी तुमने माफी मांगना चाहिए। नाना पटोले, शरद पवार जी, ये लोग तो उम्मीद तो नहीं करते, लेकिन कम से कम आप बाला साहब के संतान हो, जिसकी आवाज एक बार निकलती थी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के, अटक से कटक लेकर के पूरा हिंदू समाज खड़ा हो जाता, हर राष्ट्र खड़ा हो जाता। आप उनकी संतान हो, आप उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्या संबंध है? आपका क्या संबंध है? अरे उसके लिए माफी मांगना चाहिए। 12,000 करोड़ के इनके घोटाले की जांच माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने लगाया हुआ है। लेकिन आपने जो 25 साल में 3 लाख करोड़ का घोटाला किया, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा, उसके लिए माफी मांगना चाहिए था। खत्म कर दिए, बेच दिए। अरे झोपड़ी बनाया, वहां पर मंदिर पर कसम खाया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कसम खाया कि नहीं खाया? यहाँ पे ओमकार वाले होंगे कुछ, कसम खाया कि नहीं खाया? कसम खा करके बोला कि जब तक घर नहीं देंगे, शंकर भगवान के उस पे उन्होंने कसम खाया। अरे लोगों को तो घर नहीं मिला, लोग बेघर हो गए, कई घर की आस में हॉस्पिटल में हैं, लोगों को भाड़े नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए मैंने आंदोलन किया, रास्ता मैं खुलवाया, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। जब पैसा मिलने का समय आया तो यही लोग मिल करके साजिश करके बिल्डर से वो उनका आंदोलन फेल करने का काम किया। अरे आपने भारत माता की जय। आपने कसम खाया था, अरे लोगों को तो घर नहीं दिलाए, लेकिन जिस शंकर भगवान पे हाथ रख के कसम खाए थे, वो भगवान को भी अभी मंदिर नहीं मिला। भगवान भी अपात्र हैं, भगवान भी दूसरे के घर में है, दूसरे मंदिर में पड़े हुए हैं, तो भगवान माफ नहीं करेंगे। अरे क्या सब भगवान ही करेंगे? आप लोग उसका हिसाब नहीं करेंगे? आप लोग नहीं पूछेंगे हमको बेघर किया है? लेकिन अभी वो जाकर के दूसरी एरिया में 5-5, 10-10 हजार रुपया लेकर के लोगों को बेघर करने का काम, नया एग्रीमेंट कर रहे हैं। अरे हिम्मत कैसे पड़ती है? ऐसे दलालों की हिम्मत कैसे पड़ती है दूसरे एरिया में? अरे उनको जमीन तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो जमीन है ना। उनसे पूछिए कि तुमने जो 1,000 लोगों को, ओमकार के लोगों को बेघर किया है, उनको घर कब मिलेगा? पहले उनको घर दो, फिर एग्रीमेंट साइन करो। और पीछे कोखनी पाड़ा भी लगा के बैठे अगली उम्मीद। और मैं आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और आपसे भी अपील करता हूं कि आप लोग घर घर जाइए, लोगों को बताइए कि कोकनी पाड़ा का आज आपका घर है, आपका घर है। कल को इनके लालच में आएंगे तो घर भी निकल जाएगा। जब तक 100% पात्र नहीं होते हैं, तब तक आप घर मत खाली करिए। हमारे 5 साल के कार्यकाल में एक स्कीम हुई है हमारे पीछे, 100% जब तक पात्र नहीं हो गया तब तक मैं खाली करने नहीं दिया। अभी 100% पात्र होगा, कम से कम भाड़ा तो मिलेगा। धंधा क्या है कुरार के अंदर? लोगों को आप एग्रीमेंट कराओ, उसमें पैसा, फिर लोगों को अपात्र करा दो, घर खाली करा दो, बेघर हो जाएंगे। पात्र करने का पैसा क्यों महाराज जी? लगता है ना, मैं बैठा हूं ना खुद पात्र कराने का 4 लाख से लेकर के 8 लाख रुपया वो मिलेगा। बिल्डर को भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, उसमें दलाली, फिर घर का पात्रता अलॉटमेंट का दलाली। मतलब कितना खाओगे, कितना खाओगे? कुछ तो शर्म है, कुछ तो शर्म करो। लेकिन मेरा आप लोगों से आह्वान है कि मैं जब से आया सारे रोड कंक्रीट के कर दिए, यहाँ पे हॉस्पिटल का रिजर्वेशन कर दिया, शांताराम तालाब फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहा हूँ। मुंबई के अंदर एक ऐतिहासिक शांताराम तालाब बनाने का काम मैं कर रहा हूँ।
साथ ही साथ आज मैंने एक रोड जो महत्वपूर्ण त्रिवेणी नगर से गोकुल धाम जाता था, वो रोड में 4 झोपड़े बने, आने वाले 1 महीने के अंदर खुल जाएगा। आज वहां पर मैंने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से एक छोटा सा गार्डन और चौक का भूमि पूजन करके आया हूँ। सीवर लाइन हमारे यहाँ हो गया, पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, डायलिसिस सेंटर खोलने जा रहा हूँ, और तो और सीवर लाइन वहाँ पे हो गया। यहाँ के कुछ नेताओं के दिमाग में कौन सी सनक है समझ में नहीं आता। अरे जब मैं गैस लाइन लाया तब भी विरोध किए। अरे तुम मेरा विरोध करो, आपको मेरे से द्वेष हो सकता है, मेरी पार्टी से द्वेष हो सकता है, लेकिन यहाँ के नागरिकों ने कौन सा पाप किया है? आप उनके साथ में क्यों बदला ले रहे हो? मैं पूछता हूँ क्यों बदला ले रहे हो? आपको 10-10 साल 15-15 साल आमदार बनाया, नगर सेवक बनाया, अब कितना दिन लूटोगे? उनके लिए सोचोगे कि नहीं सोचोगे? जब मैं उस सीवर लाइन का काम कर रहा था, सबके टॉयलेट के जो आउटलेट है, टॉयलेट की गंदगी गटर के अंदर डाल के रखे, इन्होंने व्यवस्था नहीं किया। सब जगह सीवर लाइन है, हमारे कुरार के अंदर नहीं है। जब वो काम चालू किया तो राष्ट्रवादी के नेता, शिवसेना के नेता, अधिकारी, समाजवादी, कांग्रेस, सब लोगों ने नर्मदा हॉल में मीटिंग लगा के क्या बोले कि विनोद मिश्रा सब एक साथ में काम कर रहा है, काम नहीं होना चाहिए, काम बंद होना चाहिए। आज तक आप लोगों ने सुना होगा, वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी है, आपने सुना होगा, कवर किया होगा कि लोगों को काम नहीं करने के लिए लोगों के यहाँ मोर्चा होता था, मीटिंग होती थी। यहाँ पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम रुकाने के लिए मीटिंग होती है। भारतीय जनता पार्टी विनोद मिश्रा। लेकिन ये मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि हमारा नेता बोलता है चरे वेती चरे वेती चरे वेती, मोदी जी बोलते चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और सरकार जिसकी होगी होगी। मैं जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के साथ में मैं धरने पे बैठूंगा। अगर 24 घंटे के अंदर काम नहीं चालू होगा, 24 घंटे के अंदर वो सीवर का काम चालू हो गया, फिर यही विधायक के पास कुछ आके नेता गए, उनके इल्लू पिल्लू सब लोग मिल करके 1 हफ्ता रुके होते तो रमेश होटल के आगे लाइन क्रॉस कर जाती, वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होती। उन्होंने 1 हफ्ता काम रुकने नहीं दिया। कुछ लोगों को आगे करके महानगर पालिका में कंप्लेंट करके वो काम बंद कराने का पाप किया। मित्रों क्या हो, सीवर लाइन मेरे घर के लिए कर रहा हूँ, वो गटर में टॉयलेट की गंदगी जाती है, उसमें हम नहीं हाथ डालेंगे, लेकिन जो मक्खी है उसको क्या पता, वो मक्खी बैठेगी, मिठाई की दुकान पे जाएगी, भाजी की दुकान पे जाएगी, अमरूद की दुकान पे जाएगी, फल की दुकान पे जाएगी। हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे वो खाएंगे और उनसे बीमारी होगी, बच्चों की डेथ होगी, अलग पैरालाइसिस होगा। इसका जिम्मेदार कौन? क्यों लोगों की जिंदगी से आप खेल रहे हो? और फिर जैसे काम चालू हुआ परसों, ये सारे नेता फिर जाके, इनके अंदर क्या समझ का पता नहीं, फिर उन्होंने काम रुकाने का पाप किया है। और मैं सारे नेताओं को, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना, सभी नेताओं को मैं चेतावनी देता हूं वीर सावरकर मैदान से कि आप समझ लीजिए 24 घंटे के अंदर अगर काम नहीं हुआ, चालू हुआ, कल उनकी मीटिंग है। महानगर पालिका के अधिकारियों को भी चेतावनी देता हूं कि विनोद मिश्रा यहाँ की जनता के साथ में उसी जगह पर धरना देगा और तब तक आमरण अनशन करेगा, उपद्रव करेगा, जब तक वो काम फिर से नहीं चालू होगा। वो तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप का नहीं है पैसा, ये लोगों के हक का तुमने तो नहीं लिया, लूट करके अपने घर में लगे। लेकिन विनोद मिश्रा लोगों का पैसा मुंबई महानगर पालिका से लड़ करके अगर लोगों के हक का पैसा विकास का ला रहे हैं तो किसी भी नेता को रुकाने का हक नहीं है। अगर वो नेता बीच में आएगा तो उसका सामना सीधा ही सीधा कुरार के जनता और विनोद मिश्रा से होगा। मित्रों, आज का उद्घाटन, आज जो भूमि पूजन का समारंभ था, भव्य दिव्य यहाँ पर संपन्न हुआ। और आने वाले समय में मैं महानगर पालिका के अधिकारी और आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर से भी निवेदन करूंगा कि एक बढ़िया आपने जो कल्पना किया है उस तरह का यहाँ पर वास्तु यहाँ पे निर्माण होनी चाहिए, वो हुए। और साथ ही साथ पत्रकार महोदय, मेट्रो दिनांक के माध्यम से भाई साहब मैं अपील करता हूँ, उन लोगों को भी मैसेज दे देना चाहिए
कि वो गुंडागर्दी का जमाना खत्म हो गया। जो 2-4 गुंडे दौड़ रहे हैं ना, वो सुधर जाएं। अभी मैं चेतावनी देता हूँ, या तो सुधर जाए, नहीं तो जेल में जाने के लिए तैयार रहे। माननीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है, उनको जेल के अंदर भेज देंगे। उनकी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं को आंख दिखाना बंद करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मुझे पता चला कि हमारे कुछ कार्यकर्ता जाते हैं तो उनको देखते हैं, अरे हिम्मत है तुम मुझे देखो। हाँ, तुम्हारे तीनों नेताओं को कब उठा के पटक दिया जमीन पे, बड़े बड़े पहलवान बन रहे हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुंह से फेस आ गया, अभी भी एक ठिकाने नहीं है। हम लोग माननीय मोदी जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के सिपाही है, तुमसे डरने वाले नहीं है। आंख दिखाना बंद कर दो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई वसूली नहीं करता है, कोई दलाली नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में रह करके संघर्ष करता है। अगर उसके बीच में आओगे तो तुम्हारा एक ही रास्ता है, एक ही जगह है, जेल, जेल और सिर्फ जेल। भारत माता की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यपठन् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वो विघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो ये सुरासुरे सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। तेषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयं तेषां निमित्तमवश्यं तेस्पोजनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र धनुर्धर भक्तसियो भूतिवानि तिरमतिरं मम अनन्या चिन्तयन्तो केचन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते तं नित्यं भजामि हरिं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।